नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेमचंद जी के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो पार्ट है बेटा, ये पूरा व्यंग्य विधा के तहत आता है। और व्यंग्य विधा क्या होती है? जिसमें किसी भी बात को लेकर कटाक्ष किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है, वो चाहे समाज की कोई बात हो या वैसे जीवन से जुड़ी हुई कोई बात हो, तो वो हमारी व्यंग्य विधा कहलाती है। हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो इन्होंने तो भ्रष्टाचार को लेकर, जीवन के पाखंड को लेकर, जो अंतर विरोध होते हैं उनको लेकर और बेईमानी आदि पर जो है बहुत सारे लेख लिखे, और ये भी उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखे हैं। तो ये व्यंग्य विधा के लिए काफी मशहूर भी रही है। ठीक है जी। तो हरिशंकर प्रसाई जी का जो जन्म है वो सन 1922 में हुआ था और इनका निधन 1995 में 1995 में हुआ। ठीक है जी। तो इनका जो है रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज शायद आपकी 8वीं कक्षा में भी था ना? नहीं था। हरिशंकर प्रसाई जी का शायद वो दूसरे पब्लिकेशन की बुक होगी। 8th क्लास में भी जो है इनका ये पाठ था, व्यंग्य लेख था सदाचार का ताबीज, जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग्य किया था कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है जी। तो ये जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बेटा यहाँ पर जो है ये हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी की वास्तविकता का वर्णन किया है, साथ ही साथ उनके जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो जो है सादगी भरा जीवन जीते थे और किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं किया करते थे। ठीक है जी। उनके जो व्यक्तित्व है उसकी सादगी के साथ साथ उन्होंने उनकी सामाजिक दृष्टि का भी यहाँ पर वर्णन किया है कि वो किस प्रकार पारखी नजर रखते थे और जितनी भी हमारे समाज की कठिनाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनको बेबाक तरीके से उजागर किया करते थे। ठीक है जी। तो लेखक ने बताया बेटा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कैनवस का एक जूता पहना हुआ था जिसमें से उनका जो अंगूठा है वो बाहर निकला हुआ था फटे हुए जूते में से। लेकिन फोटो खिंचवाते हुए भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जूता बदलने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि लेखक ने क्या कहा कि लोग दिखावा करने के लिए, तो जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि दिखावा करने के लिए तो लोग शादी के लिए दूसरों का कोट तक मांग लाते हैं, ठीक है, दूसरों के वस्त्र मांग लाते हैं, और यहाँ तक कि कहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों की पत्नी तक साथ में बिठा लेते हैं किसी को दिखाने के लिए। तो ये व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार जो लोग हैं वो दिखावे में यकीन करते हैं। जबकि मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में वो क्या कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक सामाजिक दृष्टि थी, उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही दिखाई देना चाहिए। इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन आई है कि पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दा क्या कि मनुष्य अपने गुणों को तो सबको दिखाना चाहता है, लेकिन अपने अवगुणों को किसी के सामने प्रस्तुत करने की जहमत नहीं उठाता। आगे बात समझ में? yes, वो अपने अवगुणों को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता। क्या करता है? बुराइयों को छुपाता है, केवल अच्छाइयों को उजागर करता है। ठीक है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का जिक्र यहाँ पर किया है, टीले शब्द का, कि लगता है कि टीलों को ठोकरे मारते मारते उनका जूता फट गया होगा। तो टीले किसका अभिप्राय से क्या अभिप्राय है बेटा? टीले से अभिप्राय है मार्ग में आने वाली मुश्किल, जिनका मुंशी प्रेमचंद जी ने डटकर सामना किया, वो उन मुश्किलों को छोड़कर साइड से नहीं निकला। होता है ना लोग की मुश्किलों को छोड़कर रास्ता बदल देते हैं, लेकिन लेखक ये कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। फिर बेटा उन्होंने यहाँ पर अगर मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन आ जाता है तो उन्होंने जो बताया है कि भाई वो एक टोपी पहनते थे, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं,
वो कनपटी जो है उनकी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और उनके चेहरे पर जो है वो घनी मूछें हैं जो उनके चेहरे को हरा भरा बतलाती है। अगर ये उनके बाहरी व्यक्तित्व के संबंध में आता है तो इस चीज का जो है आप वर्णन करें। समझ गए। और उनके पैरों में जो है कैनवस के जूते हैं और उनके जो बद्ध हैं, जो लेसिस बोलते हो आप अंग्रेजी में, वो भी बेतरतीब बंधे हुए हैं, अर्थात वो भी ढंग से नहीं बंधे हुए। फिर लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि जूता तो मानो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन कहते कि नीचे से वो घिस घिस कर अपनी उंगलियों को अंदर करके, कि मैंने सामने से उंगलियां या अंगूठा नहीं निकलने दिया, मेरा अंगूठा नीचे से छलनी हो गया, घायल हो गया। कैसे घायल हुआ? अब नीचे से फट गया, आप अंदर को करते रहे ताकि लोगों को पता न चले। लेकिन यहाँ पर वो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की उन्होंने क्या विशेषता बताई है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने पैरों को ढकने का प्रयास नहीं किया। समझ गए? कुल मिलाकर छोटा सा ये पाठ है और व्यंग्य विधा के तहत उन्होंने व्यंग्य किया है कि लोग देखिए अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए क्या कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इन सब का यहाँ पर वर्णन किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं अगर किसी चीज की अवहेलना, किसी चीज से नफरत करते हैं तो वो उसकी ओर उंगली से इशारा कर, अपने हाथ की उंगली से इशारा न करके जिस चीज से वो घृणा करते हैं, घृणित समझते हैं, मुनासिब नहीं समझते कि उसकी ओर हाथ की उंगली से भी इशारा किया जाए, बल्कि उसकी तरफ भी वो अपने पांव की उंगली से इशारा करते हैं। आगे बात समझ में? अर्थात जो चीजें उनके लिए घृणित है वो उनकी अवहेलना करना पसंद करते हैं। समझ गए? कि बुराई करने से वो पीछे नहीं हटते हैं, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अर्थात वो निर्भीक होकर जो है बुराइयों का, मुश्किलों का सामना करते हैं और उनको वर्णित करते हैं सबके सामने। गॉट इट? किसी को कोई संशय? तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसके प्रसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। अभी देखिए सबसे पहले पैराग्राफ में जो है अभी उत्तर जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, बताइए बेटा कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। मैम वो बनावटी चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। बनावटी चीजों को में ध्यान नहीं देते, वो अपने गुणों और अवगुणों को साफ साफ दिखाना चाहते हैं। वह अपने अवगुणों को छिपाना नहीं चाहते। वह अपना व्यक्तित्व हमेशा सच्चाई से दिखाते हैं। वह एक ईमानदार इंसान जी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो शब्द चित्र हमारे सामने खींचा है विशेषताएं भी बतानी है। खैर ठीक है, उनके जो कपड़ों के संबंध में वो और तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप उनके बाहरी व्यक्तित्व का भी वर्णन कर सकते हैं कि कनपटी चिपकी हुई है, उनकी धोती कुर्ता पहने हुए हैं, सिर पर टोपी पहनी हुई है उन्होंने, ठीक है। और जो चेहरे के गाल है वो पिचके हुए हैं, लेकिन मुंह पर जो मूछें हैं वो उनके चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, सादगी भरा जीवन बिताना पसंद करते हैं और सामाजिक बुराइयां जो हैं उनके बारे में भी वो खुलकर लोगों को बताना चाहते हैं और साथ ही साथ लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं और वो कोई भी बात अपनी छिपाकर नहीं रखते। एक और इसमें बेटा लेखक ने पाठ में बड़ी अच्छी चीज कही है कि एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर। क्या कहने का मतलब है? देखिए यहाँ पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है कि सिर पर पहने जाए, सिर तो ज्यादा बड़ा होता है ना, नीचे की जो चीज है उससे तो सम्माननीय होता है हमारा सिर। वो कहते हैं कि सिर पर पहनने वाली जो टोपी है वो सस्ती और पैरों में पहने जाने वाला जूता महंगा। तो ये व्यंग्य किया है कि देखिए ये कैसी हमारी जो सोच है और ये किस तरीके की जो विचारधारा है वो लोगों की बन गई है कि सिर पे पहने जाने वाली चीज तो सस्ती और पैरों में पहने जाने वाला जूता महंगा। कहते हैं आज से नहीं बल्कि पुराने जमाने से ही जो है ये चला आ रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा बेटा, अक्सर चाहे आप फिल्मों को देखिए या किसी और चीज को देखिए, क्या कहते हैं कि जूते से इंसान की औकात का
पता चलता है कि जूते से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस तरीके के परिवार से, किस तरीके के जो है आबो हवा से, किस तरीके की जो है पारिवारिक स्थिति से संबंध रखता है। ठीक है, तो इस तरीके की विचारधारा है लोगों के मन में। तो यहाँ पर भी ये व्यंग्य किया गया है कि देखिए सिर पर धारण करने वाली चीज तो सस्ती और पैरों में पहने जाने वाला जूता जो है वो महंगा। उसके बाद है निशान लगाना है यहाँ पर। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। बताइए जी। लोग तो इत्र जी, ये भी उन्होंने व्यंग्य की बात की थी कि लोग तो फोटो खिंचवाने से पहले भी ना परफ्यूम लगा के जाते हो ना, हम और आप लोग की जैसे फोटो में से भी खुशबू आई। कहते लोग तो इतना ज्यादा दिखावा करते हैं, जबकि मुंशी प्रेमचंद जी इन सारी चीजों से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल भी दिखावटीपन में विश्वास नहीं करते। इसके बाद है नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। हाँ जी, लेखक कहना चाहते हैं कि जूता टोपी से महंगा होता है। एक समान व्यक्ति के लिए टोपी खरीदना तो आसान बात है, लेकिन जूता खरीदना बहुत बड़ी बात है। एक जूते के पैसे से अनेक टोपियां खरीदी जा सकती हैं। जी, ये देखिए कि एक आम इंसान के लिए आज जो ये सामाजिक दृष्टि का जो भेद बताया है वो बताया है, और कहीं ना कहीं व्यंग्य किया है कि जबकि सिर की चीज महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन महंगा क्या है? जूता। ये भी व्यंग्य किया गया है और दोनों का अंतर बताया है कि एक जूता, जो जूता पहले भी महंगा रहा था, टोपी सस्ती थी, और आज के जमाने में भी जो है वो जूता ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और एक आम इंसान की पहुंच से काफी दूर होता जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये किसके बारे में बात की गई है? बताइए। कि लोग अपनी कमियां बुराइयां छुपाने के लिए पर्दे का महत्व मानते हैं, पर लेखक का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह पर्दे का महत्व नहीं, लेखक नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में उन्होंने बताया। मुंशी प्रेमचंद जी पर्दे का महत्व मानते हैं, जो वह किसी बुराई किसी के पीछे नहीं करते और वह आजकल के व्यक्ति जो तड़क भड़क में रहते हैं उनसे हटकर है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है इन्होंने कि जब वो खिंचवाने के लिए आते हैं ना, तो फोटोग्राफर कहता है कि अरे भैया लोग तो पता नहीं क्या क्या चीजें बदलकर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि तुम तो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। लोग अच्छाइयों को दिखाते हैं, बुराइयों को छुपाते हैं, लेकिन तुम, वो कहते हैं कि लोग तो पर्दे पर कुर्बान होते हैं, सारी चीजों को छुपा लेते हैं, जो चीज दूसरों को दिखाने लायक नहीं होती है, लेकिन तुम क्या करते हो कि तुम तो इसके महत्व को नहीं जानते हो। अर्थात चाहे तुम्हारी अच्छाई है चाहे बुराई है, वो सबके सामने ही है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में लेखक ने यहाँ पर कहा है कि वो दिखावे में ये विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। यह भी अंत में आया था कि मुंशी प्रेमचंद जी अगर किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, कोई बुराई जिसको वो सही करना चाहते हैं, या कोई ऐसी सामाजिक बुराई जिसकी वो अवहेलना करते हैं, तो वो उस घृणा करने वाली वस्तु की ओर उंगली से भी इशारा करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा करते हैं। पाठ में जगह जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। आपने समझी ये बात कि भाई फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बन ठन कर आते हैं, कि जब ये फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे जूते पहनकर आ गए हैं तो असली की क्या होगी। अब वहां तो लोग बन ठन कर ही आते हैं, समझ गए कि भैया इसका मतलब तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, अर्थात ये जैसा था वैसा ही हमारे सामने आ गया है। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह ही हो सकती है? क्या वजह हो सकती है भाई? लगता था पहले तो, हाँ बोलो। उन्हें लगता था कि प्रेमचंद एक आम इंसान है, वह वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ना ही वो
दिखाने को मानते हैं। बहुत बढ़िया। सोचा कि जो फोटो खिंचवाने के लिए लोग बंठन कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, इत्र तक लगाए आते हैं कि उनको लगता है फोटो में भी खुशबू आ जाएगी इससे, लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे के वैसे आकर बैठ जाते हैं, तो उनकी विचारधारा बदल जाती है कि ये व्यक्ति जो है पर्दे का महत्व नहीं जानता, सादगी पसंद जीवन जो है वो जीना चाहता है, और इसलिए हमारे सबके सामने जो का तो ये आकर बैठ गया है, इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं हो। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, आप ये आपकी अपनी मर्जी है कि इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें जो है आकर्षित करती हैं। लास्ट में काफी चीजें लिखी हुई है कि इत्र लगाकर फोटो खिंचवाना, किसी की स्त्री को मानकर फोटो खिंचवाना, तो इस तरीके का जो व्यंग्य लेखक ने किया है आप अपने अनुसार उसमें से लिख सकते हो। लास्ट है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? प्रयोग प्रेमचंद जी द्वारा रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों और संघर्ष को दर्शाता है, जिनका प्रेमचंद जी ने डट कर सामना किया। बिल्कुल, बहुत देखिए बेटा कि जो टीले शब्द इस पाठ में प्रयोग किया गया है वो मार्ग में आने वाली मुश्किलों की ओर, संघर्षों की ओर, समस्याओं की ओर, ठीक है, मुसीबतों की ओर किया गया है, और इन मुसीबतों का सामना जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने डट कर किया। आगे बात समझ में बहुत बढ़िया उत्तर दिया इस बच्चे ने। किसी को कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? धन्यवाद।